Hello everyone, all of you are welcome at India's largest online learning platform, Unacademy. Crack UPSC CSE GS with India's largest online learning platform. Here Unacademy will provide you daily live classes, structured courses, live tests and quizzes, unlimited essays. इनका सबका क्या मतलब बारी बारी से समझते हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगी जहां पर आप एजुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब है कि एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड आपका पढ़ाई कराई जाएगी और इस पढ़ाई की आपकी जो टेस्टिंग होगी वो लाइव टेस्ट और क्विजेज के माध्यम से होंगे। ठीक, फोर्थ है अनलिमिटेड एसेज। इसका मतलब है कि अगर कोई क्लास आपको छूट जाती है तो उसके लिए आप दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ठीक है, 10 सालों से ज्यादा का मुझे अनुभव है और यहाँ पर 1000 से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स को मैंने अब तक मेंटर किया हुआ है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिस पे आप जुड़ सकते हैं। क्लास की अपडेट्स आपको यहाँ से मिल सकती है। तमाम सारी चीजें पीडीएफ वगैरह यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। आप यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद अपनी पढ़ाई को एक नया लेवल दे सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स प्लस हैं। ठीक, उनके बनाए गए कोर्सेस हैं, जिसे आप पसंद हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ये 15,000 से ज्यादा कोर्सेस हैं। जीएस में है, ऑप्शनल्स में है, एसए में है, आंसर राइटिंग में है, एनसीईआरटीज में है, करंट अफेयर्स में है, सीसैट में है, टेस्ट सीरीज में है। तमाम सारे कोर्स हैं और लगातार बन भी रहे हैं। तो इन सभी कोर्सेस को आप यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। ठीक, चलिए, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में हमें 4 चीजें मिलती हैं। लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। 4 चीजें आपको नहीं मिलती हैं। पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये चारों आपको नहीं मिलते हैं। ये चारों आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। ये फी है, आपकी फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका ये फी आफ्टर डिस्काउंट है। ठीक है, फी डिस्काउंट है। AASH का आप इस्तेमाल करेंगे और 10% आपको इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर रिस्पेक्टिव फीस है वो छूट के बाद फीस रखी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। और आइकॉनिक आपका 3 फॉर्म में है, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। जिसको जो भी सुविधा लगे वो कोर्स अवेल कर सकते हैं। आप AASH कोड का इस्तेमाल करेंगे, फीस में आपको 10% की छूट मिलेगी। चलते हैं फिर सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, छोटी सी बात यहाँ पे बोल दूं कि ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ये है आपका। ये फीस है ऑप्शनल की 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की। तमाम सारी ये आफ्टर डिस्काउंट होगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, AASH कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी रिस्पेक्टिव फीस इतनी घटकर हो जाती है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में बोलूंगा इसे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या है ये, NCERT प्लस बेस्ड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आज हम शुरुआत करेंगे और इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को पकड़ते हुए। तो इसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे शुरुआत हुई एलपीजी की, इसके पीछे की क्या कहानी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था पहले 1991 के पहले, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, उसका क्या कारण था, वो तमाम सारी चीजें देखेंगे।
फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या सुधार हुए। फिर लिबरलाइजेशन देखेंगे हम लोग। फिर डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स देखेंगे क्या हुआ, टैक्स रिफॉर्म्स देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स देखेंगे, मतलब मेजर रिफॉर्म हुए। और इस समय भी जो है गवर्नमेंट 20-25 साल लगभग 30 साल होने को है, तो एक नए पैटर्न पर मतलब रिफॉर्म 2.0 स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो इसको समझ लेंगे तो हमें ज्यादा सहूलियत होगी। मतलब अगर हम इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें तो एक तो होगा प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी, प्री इंडिपेंडेंस हुआ, और दूसरी हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस को हम ये मान के चलते हैं 3 से 1947 से लेकर के 1990 तक का मान लेते हैं, फिर 91 से लेकर के अब तक मान लेते हैं 2020 तक, अब ये मान लेके चलते हैं 2020 से प्लस। ठीक है, इस फेस में ऐसा करके हम पढ़ेंगे, थोड़ा चीजों को अधिक से अधिक समझ में आएगी। प्री इंडिपेंडेंस में एंशिएंट भी हो गया, मिडिवल भी हुआ, फिर ब्रिटिश एरा भी हुआ, तमाम सारी चीजें, पर ये सब इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस से अगर हम बातचीत करें, है ना, इंडिपेंडेंस से अगर हम बातचीत करें, जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं, हमने क्लास ले ली है, और पहले ही क्लास में शुरुआती क्लास की शुरुआत में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिया था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, तमाम सारी चीजें हम डिस्कस कर दी। तो उन्हीं सब चीजों को देखिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर एक टर्म है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब इसमें जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को इसमें नेचर मिलते हैं, इसलिए क्या हुआ, मिक्स हो गया, मिक्स कर दिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इकोनॉमी हमारी मिक्स है, कब से, इंडिपेंडेंस से। मतलब हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरह से नहीं लिया, सोशलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरह से नहीं लिया, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी पूरी तरह से नहीं लिया। ठीक है, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरह से फॉर्म नहीं किया, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, मिक्स्ड को हम अप्लाई किए। क्यों नहीं किया दोनों का फॉर्म, इसलिए कि सोशलिस्ट का मतलब है सब कुछ स्टेट करे, हर चीज स्टेट करे, है ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, सबको डिसाइड कौन करे, स्टेट करे। यहाँ पर कौन करे, मार्केट करे। यहाँ पर कौन करे, स्टेट करे या गवर्नमेंट करे। इसको स्टेट कह सकते हैं, गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसे कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है मार्केट। मार्केट का मतलब दो चीजें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई कौन करेगा, डिमांड और सप्लाई हर चीज डिफाइन करेगी। ठीक, हमने मिक्स्ड अप्रोच को ऑप्ट किया है। मिक्स्ड अप्रोच का मतलब है कि इसमें दोनों नेचर रहेंगे, स्टेट भी रहेगा और सेंटर भी रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेचर ज्यादा किस तरफ झुकाव है। ज्यादा सोशलिस्ट की तरफ झुकाव था शुरुआती दिनों में, फिर धीरे धीरे ट्रेंड होना शुरू हुआ। अब इस समय जो नेचर है वो पूरा कैपिटलिस्ट की ओर झुकाव है, तो है ना, तो ये कंटिन्यूम है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक, चलते हैं फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हम लोग फोकस किया किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पूर्वजों ने फॉलो किया। ठीक, आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो बहुत मेजर चेंजेस हैं। जैसे मैं कहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1956 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की क्या है, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे क्या है, की पॉइंट्स, दो चार की पॉइंट्स देख लेंगे ताकि आपको एक समझ विकसित हो जाए। अच्छा, विच हैज द प्रेजेंट कैरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर का जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नेहरूवियन एरा में, स्टार्ट किया जाए तो, कहा जाए सीधे सीधे तो वहां पर नेहरू जी ने बहुत ज्यादा इस पब्लिक सेक्टर को ध्यान दिया शुरुआती दिनों में। ठीक, उसी का रिपरकशन है कि आज बहुत बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, हाँ, तो और दूसरा फिर हम देखेंगे, फेस देखेंगे क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 की देखेंगे। ठीक है, जो बहुत बड़ा मेजर चेंज है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा 91 की पहले हम पॉलिसी देख लेंगे। 91 की पहले पॉलिसी क्या थी उसके बाद के देखेंगे। ठीक है, देखिए फिर थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि 1956 का जो रेजोल्यूशन था, पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडस्ट्री, वो क्या था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को बहुत
वाइड कर दिया गया। पहले से पहले क्या हुआ करता था, जो बैंक वगैरह हुआ करते थे, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले वो सब प्राइवेट हुआ करते थे। कैसे बैंक हुआ करते थे? प्राइवेट हुआ करते थे। मतलब कि इंडिपेंडेंस के पहले प्राइवेट का थोड़ा ज्यादा जोर था, है ना, प्राइवेट का थोड़ा ज्यादा जोर था। ठीक, अब लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फिर ये देखा गया इस प्राइवेट में कौन था? इस प्राइवेट में ब्रिटिशर्स लोग थे। कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसमें ब्रिटिशर्स लोग हुआ करते थे। तो जब ये अपने अपना एसेट बेच के गए तो बेचे किसको? बेचेंगे यहाँ के हम यहाँ हमारे एम्प्लॉइयों को, सॉरी बिजनेसमैन को बेचेंगे, या गवर्नमेंट को बेचेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे, ऐसा बेचेंगे। ठीक है, तमाम सारी चीजें बेचेंगे, या यहाँ के बिजनेसमैन को बेचेंगे। ठीक है, दो ही काम हुआ, लेकिन जहां तक क्या हुआ, सरकार ने लेना शुरू कर दिया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो किस पे आपने वाइड करना शुरू किया? मतलब जो इसका एरिया था पब्लिक सेक्टर का वो काफी बढ़ गया। क्यों? पहले पहले लोगों का पब्लिक सेक्टर को इतना ज्यादा प्रमोट करने का क्या नेहरू जी का विचार था? नेहरू जी सोचते थे कि हर काम, अगर मैं अभी तो हम आजाद हुए हैं और अभी अपने पाँव, हम क्या है कि लोग इतना सक्षम नहीं है कि बिजनेस अपने से कर सके, तो पहले स्टेट करके दे दिखाए, फिर इसके बाद धीरे धीरे उसको कम करते करते फिर लोगों को सौंप देंगे। ये राय थी नेहरू जी की। ठीक है, नेहरू बहुत विजनरी थे, बहुत बड़े विजनरी थे। ठीक है, तो वहां पर पब्लिक सेक्टर की शुरुआत इन्होंने किया, और कि हर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर होगा, पब्लिक बिजनेस करेगा। आइए इस पर थोड़ा सा हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट्स एम टू अचीव सोशलिस्ट पैटर्न। क्या मैंने कहा था कि गवर्नमेंट हमारी जो थी शुरू शुरू में, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी का करेक्टर था वो सोशलिस्ट अप्रोच ज्यादा था। लेकिन अब क्या है, कैपिटलिस्ट अप्रोच ज्यादा है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाए, तमाम सारे सेल्फ बेनिफिट का ज्यादा ध्यान दिया गया। पहले स्टेट एक्टर हुआ करता था। ठीक है, अब जैसे मोदी जी ने आत्मनिर्भर स्कीम चालू कर दी, तो मतलब हर व्यक्ति क्या बने? आत्मनिर्भर बने, हर व्यक्ति कैपिटलिस्ट बने। ठीक है, अपना खुद ज्यादा से ज्यादा विकास करे। ठीक है, सरकार के भरोसे ना रहे सरकार के भरोसे ना रहे, समझ रहे हैं? चलिए, a clear cut classification of industries was done in India। ठीक है, बिल्कुल क्या किया? इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया इसमें। ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ध्यान देना, बेसिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एंड इंडस्ट्रीज विच हैड नेचर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, है ना, पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, एंड ऑल दोज विच रिक्वायर्ड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट वर स्ट्रिक्टली केप्ट अंडर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर चार तो बेहतरीन थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कौन कौन सी? जो जिनका नेचर बेसिक हो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हों, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी हो, ठीक है, और फिर हाँ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हो। मतलब जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लंबा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लंबा इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए किसका इस्तेमाल कर लिया गया इसका? जैसे अब यहाँ पर देख लें, पब्लिक यूटिलिटी, जिसका पब्लिक इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे, बैंक जैसे इस्तेमाल कर रही है, SBI आ गया, ठीक है, LIC आ गया, तमाम सारी चीजें, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी बहुत जरूरत पड़ रही थी, तो सरकार, पोस्ट ऑफिस आ गए, है ना, तमाम सारी चीजें रह गई। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जैसे डिफेंस वाला है सेक्टर है आपका, है ना, तो तमाम सारी चीजें क्या, गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करना शुरू किया। ठीक है, अब सही है, गवर्नमेंट तो प्ले करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने एक कंपलसरी लाइसेंसिंग की सुविधा भी कर दी कि भाई बिना लाइसेंस की एंट्री नहीं हो सकती। मतलब कोई भी आदमी, अगर प्राइवेट आदमी अपना धंधा करना चाहे तो इतना जल्दी नहीं कर सकता, लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और लाइसेंस क्या होता था? रिस्ट्रिक्टिव होता था। जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट होती थी, अपनी मोनोपोली मेंटेन करती थी, वहां पर लाइसेंस नहीं दिए जाते थे। ये लाइसेंस इतना फ्रस्ट्रेटिंग वे था, इतना ब्यूरोक्रेटिक वे था लाइसेंस देने का, कि लोग छोड़ के चले जाते थे। ठीक है, तमाम सारी चीजें रिपरकशन, आगे मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ये सब चीज, तो आगे सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस अभी तक के लिए इतना ही समझिए कि जो कंपलसरी लाइसेंस था, बिना लाइसेंस के कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट अपने मोनोपोली करना चाह रही थी। ठीक है, तो तब का सरकारी कर्मचारी, नौकरी करने वाला व्यक्ति और आज का नौकरी करने वाले व्यक्ति में धरती आसमान का फर्क है। ठीक, अच्छा, वहां पर पावर ज्यादा था, अब पावर धीरे धीरे क्या हुआ? रिवोल्यूशन ऑफ पावर हो चुका है। ठीक, पॉलिसी पेव द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब PSUs को बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलप किया गया था। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा हम। अब देखिए, इस पॉलिसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
हाईली रेगुलेटेड था मार्केट। उस समय की बात क्या थी, बहुत में रेगुलेटेड मार्केट था। ये प्रोडक्शन सेक्टर से, ठीक है, ये लोग सब सामान बना रहे हैं, ठीक है, ये पूरा आपका। लेकिन यह क्या था, लाइसेंसिंग अप्रोच था। कैसी अप्रोच थी, लाइसेंसिंग। ये बाबू थे, कहते मैं किताबें पढ़ूंगा, रूल्स देखूंगा, जब सब सही लगेगा तो फिर आपको अनुमति दूंगा, अदरवाइज अनुमति नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसा सिस्टम बना दिया गया था। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, मतलब हर चीज क्या है, एक हाथ में कंट्रोल है ना। बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाइसेंसिंग सिस्टम था, ठीक। कोई भी काम करने से पहले आप लाइसेंस का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। बहुत ही कड़ा प्रशासन था, ये मान सकते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रशासन था, ठीक है। तब के अधिकारियों में बहुत पावर हुआ करता था, अब तो बहुत कम पावर है, और आगे आने वाले समय में और पावर कम कर दिया जाएगा, है ना। ठीक, तो पहला तो यही है, हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, ठीक है। बहुत ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, लाल फीताशाही थी, रेड टेपिज्म था, ठीक है। हर जगह आपको लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी, बिना लाइसेंसिंग का एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मोस्टली अधिक जगह। चलिए फिर देखा गया कि 1956 में पॉलिसी आती है, जिसको मैंने भी आपको फीचर्स आपको बता दिए, ठीक है। इन्होंने क्या कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रोल को बहुत ज्यादा वाइडन कर दिया, बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। और अधिकतर क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर का इन्होंने डोमिनेंस कर दिया। और ये ऐसे सेक्टर थे जहां पर केवल कौन था, एक्सक्लूसिव थे पब्लिक सेक्टर वाले। कौन कौन थे, कितने ऐसे सेक्टर थे, 18 ऐसे सेक्टर थे जहां पर केवल बिजनेस केवल कौन कर सकता था, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट की वहां कोई एंट्री नहीं थी, यहाँ पर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, एक्सक्लूसिव थे 18 के 18, ठीक है। और सर्टेन एरिया जैसे देखो, जहां पर प्राइवेट को अलाउ भी किया गया है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ भी किया गया है, ठीक है, इसके साथ कि आप लाइसेंस ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अलाउ है। लेकिन वहां भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, मेरा यहां प्रेजेंस होना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कौन था, गवर्नमेंट भी था, मतलब पब्लिक भी बराबर था। जहां पर लगे जरूरी समझे वहां पर पब्लिक भी। तभी आप देखिए ना, हर सेक्टर में, मतलब हर सेक्टर में क्या था, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, है ना। मतलब प्राइवेट के पास कम सुविधाएं थी, प्राइवेट को कम दिया जाता था। बैंक पहले प्राइवेट थे ही नहीं, ठीक है। ये तो फिर 1991 के जो रिफॉर्म हुआ तो प्राइवेट बैंक आना शुरू हुए, ठीक है। ना के बराबर था हिसाब किताब। फाइनेंशियल सेक्टर सब सरकार के हाथ में हुआ करता था, सरकारी कर्मचारी बहुत हो गए थे, ठीक है। बहुत सरकारी कर्मचारी थे, स्कूल सब सरकारी हुआ करती थी, प्राइवेट नाम मात्र की हुआ करती थी स्कूल्स। तो अब बताइए, जब पूरा रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर है, पूरा सरकार ही झेलेगी, झेलती जाएगी झेलती जाएगी झेलती जाएगी, तो कितने दिन तक लोड उठाएगी। एक न एक दिन तो होना ही है। जैसे आपको मान लीजिए अगर सरकारी नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाता है, ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये लगता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, हाँ मुझे कोई नहीं निकालेगा। जैसे मान लीजिए कोविड है, कोविड के चलते कोई किसी को निकालेगा, सरकारी कर्मचारी नहीं निकले जाएंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइवेट कर्मचारी घाटा लगा तो उन्होंने क्या किया, ले ऑफ कर दिया, है ना, कर्मचारियों को हटा दिया और सैलरी कम कर दी। ये तमाम सारी चीजें देखने को मिलता है, ठीक। तो उस समय क्या था, प्राइवेट को जो सेक्टर दिए भी गए थे वहां पर पब्लिक अगर चाहती थी कि नहीं मुझे जाना है तो फिर हो जाती थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस को तो पेट्रोल में बाग मिला है, ठीक है। पहले उसमें कितना बोलबाला था, पूरा इसी का गवर्नमेंट का ही बोलबाला हुआ करता था, ठीक। अब तो बहुत कुछ प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया है। सरकार मिनिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे पर चल रही है, ठीक। तो तब और अब में बहुत फर्क था, ठीक है। उस समय स्टेट को प्रमोट करना एक बहुत बड़ी वो भी थी, क्या बोल सकते हैं आपको, मतलब लोग विश्वास करते थे स्टेट पर कि हाँ स्टेट करेगा। तुरंत तुरंत हम लोग आजाद हुए थे, इतने हमारे पास प्राइवेट का मतलब इतने सक्षम नहीं थे प्राइवेट लोग, ठीक है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे इंडियन। फिर धीरे धीरे सक्षम धीरे धीरे बने। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पर, मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, वाली ऑयल सेक्टर था, पावर सेक्टर था, हैवी इक्विपमेंट्स थे, टेलीकॉम सेक्टर था, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या हुआ करते थे, प्राइवेट के डोमेन में हुआ करते थे, ठीक है। पूरी तरह से प्राइवेट के डोमेन में होते, यहाँ प्राइवेट नहीं। अब की हालत क्या है, अब देखिए ऑयल चला गया प्राइवेट में, पावर चला गया प्राइवेट में, ठीक है।
अब धीरे धीरे यहाँ भी क्या है, प्राइवेट को दे दिया गया, टेलीकॉम पूरा प्राइवेट के हाथ में चला गया, हमारा एसेट हमारा कम हो गया है ना, बीएसएनएल एमटीएनएल कम है रोल, बाकी सब जियो एयरटेल, यहाँ देखिए ना इन्वेस्टमेंट ऐसा हो रहा है। तो अब और तब में बहुत फर्क था, ठीक है। अच्छा, और जो बड़े बड़े, जैसे मैं कहता हूँ बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज थी, उनको क्या है, रेगुलेट किया जाता था, उनको रेगुलेट किया जाता था, लेकिन किस एक्ट के तहत किया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखिए इस एक्ट को, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, एमआरटीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही रेगुलेटेड एक्ट है। बड़े बड़े बिजनेस हाउस जैसे टाटा हुए, बिरला हुए, इन सबको किससे कंट्रोल किया जाता था, एमआरटीपी एक्ट से कहा किया जाता था, इनको हमेशा अपने बस में रखा जाता था, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से रेगुलेट किया जाता था बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, ठीक। इसी प्रकार से जो मैं कह ये है कि फॉरेन कंपनीज को या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता था, है ना। फॉरेन कंपनीज को, जो फॉरेन की कंपनीज हुआ, उसको फेरा के माध्यम से क्या किया जाता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से रेगुलेट किया जाता था। मतलब कहने का ये, जो देसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको एफआरटीपी एक्ट के साथ कंट्रोल किया जाता था, और जो फॉरेन कंपनियां थी उसे फेरा के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता था, ठीक। तो ये दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमआरटीपी, ठीक। अगर ज्यादा जानकारी हो तो इन दोनों को आप गूगल कर लीजिएगा। फेरा मैं आपको ब्रीफ बता दिया हूं, ब्रीफ बता दूंगा, ठीक है। बिग हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस, ठीक है, यहाँ पर फॉरेन कंपनीज, ठीक है। तो ये दो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लॉ थे, तो अगर कभी मेंस का आंसर लिखें तो इन सबको देख लें, और इनमें थोड़ा सा डिटेल जाना हो तो आप फेरा और एमआरटीपी को गूगल कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। हाँ, थोड़ा सा मैं ब्रीफ यहाँ दे रहा हूँ। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस इज दैट which represents abuse of market power in production and marketing of goods services by eliminating potential competitors, charging unreasonably high prices, ध्यान देना, preventing reducing competition, ठीक है, limiting technical development, डिटीरिएटिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एटसेट्रा। कहने का मतलब ये कि एमटीपी, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। अब इससे क्या करते थे, सरकार एमआरटीपी एक्ट का इस्तेमाल करके क्या करती थी, अपने जो ये है जो पोटेंशियल कंपटीटर हुआ करते थे उनको क्या कर देती थी, रिप्लेस कर देती थी, ठीक है। उसी के हाथ में, तो सरकार के ही हाथ में उस समय सब कुछ था, ठीक है। जब चाहती प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती, घटा देती, तमाम सारी चीजें उसके इफेक्ट्स हुआ करते थे। तो इस तरह से सरकार अपना मोनोपोली स्थापित करना चाहती थी पूरे इंडिया में, और था भी, है ना। फिर आगे धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे कैसे कैसे इनका पतन हुआ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फेरा के बारे में ब्रीफ है, ब्रीफ में बता जा रहा था। इट वॉज a legislation passed by Indian Parliament in 1973 and came into force, पास हुआ इतने में 1973 में, लागू हुआ 74 में, ठीक है। फिर emphasized a strict exchange control over everything that was specified relating to foreign exchange, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फेरा पूरा कंट्रोल करता था, ठीक है। लॉ वायलेटर्स वर ट्रीटेड क्रिमिनल, जो लोग इस लॉ को वायलेट करते थे उन्हें क्रिमिनल माना जाता था, क्रिमिनल, ठीक है। aimed at minimizing dealings in foreign exchange and foreign security, इसका एम था कि कम से कम किया जाए क्या, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, डीलिंग, और फॉरेन सिक्योरिटीज, मतलब यहां पर विदेशों से आपका इंटरेक्शन कम से कम हो, ठीक है। मतलब हमारा जो नेचर था मोर क्लोज की तरफ था, क्लोज इकोनॉमी की तरफ था। आज क्या है, टुडे कैसे है, टुडे हमारा नेचर कैसा है, मोर ओपन इकोनॉमी की तरफ है। थे हम क्या, थे हम मिक्स्ड ही, लेकिन हमारा जो अप्रोच था ज्यादा काफी कुछ कैसा था, क्लोज इकोनॉमी टाइप का था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग हमारे अंदर नहीं आ सकते थे। आज आना आसान हो गया है, ठीक है, काफी हद तक आसान हो गया है, ठीक। अच्छा, चलते हैं फिर आगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो
गवर्नमेंट का जैसे मानते हैं मोनोपोलिस्टिक रवैया था, है ना, हर जगह मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, हर सेक्टर में गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट जिंदाबाद हुआ करते थे। अगर प्राइवेट कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहें, क्या एक्सपेंशन करना चाहती हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं और अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहती हैं, तो उन्हें किसके द्वारा जाना पड़ता था? गवर्नमेंट के पास जाना था कि भाई मुझे मतलब मुझे मान लीजिए भोपाल, लखनऊ, जयपुर में मुझे क्या खोलना है? अपने ब्रांच ऑफिस खोलना है। तो पहले किसके पास जाएगा बिजनेस हाउस? गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी हाँ खोल सकते हो, तो यहाँ यहाँ और यहाँ। लेकिन आज ऐसी हालत नहीं है, आज काफी लिबरल बना दिया गया है रूल्स रेगुलेशंस को, ठीक है। हाँ, तब बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, इकोनॉमिक जो डिसीजंस लेता था बिजनेस हाउस, वो बिल्कुल गवर्नमेंट को संज्ञान में रखते हुए लेते थे। ठीक, तो उस समय का जो रिजीम सोचिए कैसा था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हुआ करता था, ठीक है। जहां पर रिस्ट्रिक्शन है वहां पर एक्सप्लॉयटेशन भी है, ठीक है। भाई हम कहते हैं कि भाई इतने दिन आपको काम करना है तो काम करिए आप उस हिसाब से, है ना। एक्सप्लॉयटेटिव था उस समय, बहुत कम पेमेंट हुआ करता था, बहुत कम पेमेंट हुआ करता था। आज बहुत ज्यादा पेमेंट हुआ करता है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए बापूजी हैं, है ना, बापूजी। हाँ, बापूजी उस समय क्या था, आजादी के बाद आजादी के पहले पूरा जो हमारी इकोनॉमी थी वो किसके हाथों थी? आजादी के प्राइवेट लोग, ब्रिटिशर्स के हाथ थे। ब्रिटिशर्स अपने उद्योग धंधा खुद किया करते थे, उनको फायदा ज्यादा हुआ करता था, सरकार का रोल कम से कम किया करते थे। उनको इनको ब्रिटिशर्स का जो मोटिव था, मोटिव क्या था इनका? प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना। इनका प्रॉफिट, ठीक है, इनका जो मोटिव था वो सर्विस करना नहीं था, सर्विस करना इनका मोटिव नहीं था। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बस जनरल काम हुआ करता था। इसका जो भी बिजनेसमैन हुआ करते थे ब्रिटिश हुआ करते थे, ब्रिटिश सपोर्टेड इंडियंस हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश सपोर्टेड इंडियंस हुआ करते थे। कुछ ही बेचारे बड़े अच्छे बिजनेसमैन हुआ करते थे, बड़े जैसे घनश्याम दास बिरला वगैरह लोग हैं, ठीक है। हाँ, तो टाटा फैमिली है, कुछ ऐसे अपने हिंदुस्तानी बिजनेसमैन हुआ करते थे जो बहुत इंडियंस के सेवा के लिए, मतलब उनका मोटिव जो है सेवा और प्रॉफिट दोनों हुआ करता था। प्रॉफिट कम हुआ करता था, सेवा ज्यादा हुआ करता था। उस समय गांधीयन फिलॉसफी बहुत ऊपर थी, ठीक है। तो उस समय का जो कोल माइनिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टेक्सटाइल है, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था, ये प्राइवेट हाथों में था। प्री बोल रहा हूँ ना, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो फिर क्या हो गया? अब नेशनलाइज्ड हो गया, बैंक पूरे क्या हो गए? नेशनलाइज्ड हो गए, ठीक है। इंश्योरेंस नेशनलाइज्ड हुआ, टेक्सटाइल में जो है मिल्स हैं, पहले सरकारी मिल्स हुआ करती थी, माइनिंग से जो है वो सब सरकारी हो गए। लेकिन अब नाउ अब फिर से ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्राइवेट में हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कह सकते हैं ऐसे, प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक से फिर से प्राइवेट, ये साइकिल चल रही, फिर से आएगा पब्लिक, यही साइकिल चल रही है, ठीक है। ये प्री आजादी था, प्री इंडिपेंडेंस था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, स्टार्टिंग। अब ये नाउ, ये है, समझ पा रहे हैं? चलते हैं फिर आगे की ओर। हाँ, रेगुलेशंस बहुत टाइट, जैसा हमने पढ़ा कि रेगुलेशंस जो है 1991 से पहले बहुत हुआ करते थे, बहुत तगड़े रेगुलेशंस थे, ठीक है। प्राइस रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्री गुड सब कौन डिसाइड करता था? सरकार डिसाइड किया करती थी, ठीक है। स्टील का, सीमेंट का, ठीक है, बेसिक गुड्स का सभी कंट्रोल कौन करता था? प्राइस कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट करता था। गवर्नमेंट ने जो आइटम फिक्स कर दिया वो फिक्स हुआ करता था। मतलब पहले हमारा जो नेचर था वो किस प्रकार का था? सोशलिस्ट नेचर की थी कि नहीं थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी थी हमारी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी का नेचर है, किसके पास ज्यादा था? मिक्स्ड इकोनॉमी का नेचर इसके पास ज्यादा था। अब नाउ अब किसके पास है? कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है मार्केट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा क्या? प्राइस। अब मार्केट में दो फोर्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई तय करेंगे कि रेट क्या हो। लेकिन पहले कौन तय करता था? गवर्नमेंट तय करती थी कि रेट क्या हो, ठीक। हाँ, ठीक है। ये देखिए सीमेंट है, रेट फिक्स हुआ करते थे, हाईली रेगुलेटेड थे। सीमेंट के रेट क्या थे? हाईली रेगुलेटेड थे, जितना बोल दिया उतना दाम है, ठीक। हाँ, अब क्या है? अब डिमांड सप्लाई है नाउ।
डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट, मार्केट का मतलब कैपिटलिस्ट। अब हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के करीब है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब पब्लिक सेक्टर का जो उस समय हाल था, पब्लिक सेक्टर का उस समय क्या था, पूरा मोनोपोली थी, है ना। पब्लिक सेक्टर का उसमें क्या था, पूरा डोमिनेंस था। हर सेक्टर में जहां देखो तहां पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और बहुत कम स्पेस हुआ करता था प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम हुआ करते थे, अधिकतर क्या था, पब्लिक सेक्टर ही पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट बहुत कम थे, ठीक। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। 80s में जो ये सुजुकी गाड़ी आप देखते हैं, मारुति सुजुकी, ये 80s का प्रोडक्ट है ना। पहले एम्बेसडर वगैरह हुआ करते, पहले गांवों में देखिए ना, बहुत कम लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, एम्बेसडर वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, बहुत कम, ठीक। आज क्या, आज हालत देख लीजिए। पहले बाइसिकल, पहले क्या थी, साइकिल थी, साइकिल मतलब कि एक गांव में एक साइकिल हुआ करती थी, इसी साइकिल फिर पूरा गांव इस्तेमाल करता था, ठीक है। कार कहीं कभार कहीं मिलती थी, ट्रक वक्त तो और कभी कभार मिलते थे, ट्रक और बस, ठीक है, बहुत कम हुआ करता। आज का देखिए नाव, अब साइकिल बन गई मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है। अब मोटरसाइकिल बन गई, सॉरी यहाँ पर मैंने मोटरसाइकिल, यहाँ पर मुझे साइकिल लिखना था, ठीक है, मोटरसाइकिल का, ठीक है। अब कार बन गई आपकी मोटरसाइकिल, ये बन गई ये, ट्रक और बस मिल गए आपकी कार, अब सबके घर में कार है। आज देखिए आप कि हर, आप गांव में अपने देखिए, आसपास देखिए, हर आदमी के पास फोर व्हीलर है। पहले नहीं हुआ करती थी, पहले पेट्रोल पंप बहुत कम हुआ करते थे, आज पेट्रोल पंप 1 किलोमीटर में आप 2-3 पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। आज कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, हर आदमी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक रखा हुआ है, ठीक है, डंपर्स वगैरह रखे हुए हैं। मतलब अब बहुत ज्यादा, जब से कैपिटलिज्म को आगे प्रमोट किया गया मिक्स इकोनॉमी के भीतर, तब से लोगों का जो है एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत आगे एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस अपना अपना, ठीक है। पहले क्या हुआ, यही काम कम हुआ करता था, ठीक है। इसके कारण सबसे पहले पब्लिक सेक्टर का क्या था, बोलबाला था। प्राइवेट कंपनियों पर किसका नियंत्रण था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था। इन पर किसका नियंत्रण था, ब्यूरोक्रेसी का। पहले के अधिकारियों के पास बहुत पावर हुआ करता था, अब उस स्तर से अब पावर क्या है, घट चुका है। चलिए आइए देखते हैं। अब एक तो हमने ये देख लिया, कुछ हमने पढ़ा, जो हमने पढ़ा कि 1991 की जो पहले की जो पॉलिसी हुआ करती थी, उसमें डिग्री बहुत ज्यादा आपका ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, लाइसेंसिंग सिस्टम था, लाइसेंस राज था, तमाम सारी चीजें वहां थी, ठीक है। और बहुत से सेक्टर से जो है केवल पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व कर दिया गया था। और दो कानून बने थे, MRTP एक्ट और फेरा एक्ट। MRTP से बड़े बड़े बिजनेस हाउस को कंट्रोल किया जाता था, फेरा से फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता था। हमारे इकोनॉमी का जो नेचर था वो ज्यादातर क्लोज की तरफ था, ठीक है, बाहर से इंटरेक्शन कम से कम था, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों को जो ये मतलब जो फीचर्स हैं जो मैं बताया हूँ, ये कमियां भी तो हैं, ये जितना मैंने फीचर्स आपको बता दिया, ये कमियां हैं, मतलब कि प्रोग्रेस के लिए कमियां थी, रिजिडिटीज थी। फिर इनको आगे चल के 1991 में हटाया गया, देखते हैं कैसे हटाया गया है, और फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं। इंडिया को क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, ठीक है। यहाँ पर इतना ज्यादा कर्जा हमारा बढ़ गया, इतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया हमारा कि जैसे हमारा जब कर्ज बढ़ जाता है, मतलब कि ये मान के चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हुआ, डेफिसिट हो गया, हमने पढ़ रखा है। और मैंने क्लास में पढ़ा दिया है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो आप जाके लेक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बजट का सेक्शन देख लीजिएगा। अगर आपसे नहीं आता है तो, अगर आता है तो अच्छी बात है, बजट का सेक्शन पढ़ लीजिएगा। 3 क्लास 4 क्लास में बजट है। और इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने करा रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आप देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये तमाम सारी चीजें हम देख लेंगे। तो जो यहाँ पर होता है डेफिसिट हुआ, डेफिसिट का जो खर्चा पूर्ति है, पहले आदमी क्या करता है, इसमें कई तरीके होते हैं, इसमें डेफिसिट को पूरा करने के लिए तो फॉरेक्स से हम इसको कर देते हैं, फॉरेक्स से डाल के इसको कर देते हैं, ठीक है, या बोरो करते हैं, बोरो करके इसको करते हैं। बोरो 3 तरह से हो सकता है, पहले इंटरनल होता है, इंटरनल में 2 हुआ,
ठीक है। इंटरनल में इसके साथ हुआ, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हुआ, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हुआ, और दूसरा पब्लिक के साथ हो जाता है। मतलब यहाँ बैंक वगैरह आ जाते हैं, सब कुछ पब्लिक, मतलब हम आप जो बॉन्ड खरीदते हैं उससे। एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल बोरोइंग दो तरीके से होती है। कैसे कैसे होती है? फिर इसमें दो तरह से हो गया, क्या क्या, एक कंट्री से आप ले लीजिए, अपना कोई दोस्त दोस्त भाई है, या कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह से लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन से ले लीजिए, या आईएमएफ से ले लीजिए, तमाम सारी चीजें हुई। तो उस समय ये हालत थी कि हमारे जो इंटरनल बोरोइंग थी और फॉरेक्स था, तो फॉरेक्स भी जो ये डेफिसिट है, डेफिसिट को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं था। हफ्ते दो हफ्ते का आपके पास फॉरेक्स बचा हुआ था, इसके बाद कुछ नहीं था। बोरोइंग, जितना पब्लिक बोरोइंग है, इंटरनल बोरोइंग है, वो भी आप अगर कंपेंसेट करें तो भी नहीं सकता था। मतलब इतनी ज्यादा हमारी क्या डेफिसिट बढ़ गई थी। अब जब दो सेक्शन नहीं हुए तो हमें बोरोइंग करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एक्सटर्नल जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी 90 अब हमारी ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग इंटरनल है इस समय, और एक्सटर्नल बोरोइंग हमारी कम है। लेकिन उस समय हालत हमारी क्या हुई थी कि हमारे पास एक्सटर्नल बोरोइंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ठीक है। अब एक्सटर्नल बोरोइंग के पास हम जाए तो कंट्री मना कर दी कि नहीं, आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बहुत है, हम लोग आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। वर्ल्ड बैंक नहीं, आईएमएफ नहीं। फिर इंडिया को क्या करना पड़ा? अपना मार्केट खोलना पड़ा, इनके हिसाब से हमें चलना पड़ा। फिर हमें क्या, अपना मार्केट खोलना पड़ा, मतलब हमें एलपीजी को लाना पड़ा। अब क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक में डेवलप्ड कंट्रीज का शेयर ज्यादा है, आईएमएफ में डेवलप्ड कंट्रीज का शेयर ज्यादा है। तो ये लोग अपने अधिक से अधिक क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। इनको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट अपने यहाँ तो कमा ही ली, और प्रॉफिट कहाँ से चाहिए इनको? फिर दूसरे देश, अदर कंट्रीज चाहिए ना, अदर कंट्रीज का मार्केट चाहिए, अदर कंट्रीज का मार्केट चाहिए, ठीक है, मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक। तो मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज ये किसके? फिर इस ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के तहत दूसरे कंट्री के मार्केट में एंट्री लेते हैं। जैसे आज आप देख लीजिए, एप्पल है, अमेजोन है, ठीक है, ये इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि प्राइवेट कंपनी को रूल्स रेगुलेशन जो आपने बहुत टाइट बनाए थे, उन रूल्स और रेगुलेशंस को फिर धीरे धीरे क्या किया गया? हल्का बनाया गया, रिजिडिटी समाप्त की गई, ठीक। चलिए, तो उस समय क्या यही हुआ कि हमारे पास रिपेमेंट करने का, ठीक है, जो आपने बोरोविंग ली है बाहर से, उसका पैसा नहीं था, आप इतने सक्षम नहीं थे। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था आपका, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आपका, ठीक है, वो चला जाता था अधिकतर पेट्रोल का इंपोर्ट को हटाने में चला जाता था, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स को चला जाता था, ठीक। मतलब ये मान के चलिए कि हमारे पास जो है, ठीक है, फोर्टनाइट बहुत ज्यादा पैसा नहीं था कि हम इसको ज्यादा रन कर पाए, जो ये डेफिसिट था इसे हम भर पाए। अब इसके बाद क्या था कि जब प्राइसेस जो थी, गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस थी, वो भी क्या हो रही थी, एसेंशियल गुड्स की, ठीक, खाद्य वस्तुओं की जो प्राइसेस थी, वो भी क्या है, महंगी हो रही थी, हमें डबल मार पड़ रही थी। हमारे पास क्या था? डिफिसिट था, एक्सटर्नल डेब्ट बहुत बढ़ गया था, ठीक है, एक्सटर्नल डेट जो हम ले चुके थे वो बहुत बढ़ गया था, उसे हमें पेमेंट करने के पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम बाहर से पैसा भी लेते, कोई देने के लिए तैयार नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, फॉरेक्स नहीं था अपने पास, साथ के साथ उसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, हमें डबल मार थी, ठीक है। तो धन्य हो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, और राव सर, ठीक है, राव नरसिम्हा राव, ठीक है, इन्होंने देश को आज हमारा जहां जहां हिंदुस्तान खड़ा है, इन दोनों की वजह से है। अगर हम ये कहें कि दे आर रियल फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू इंडियन इकोनॉमी, तो कोई गलत नहीं होगा। आज हम जहां खड़े हैं, आज जो हमारा देश जहां पर खड़ा है, इन्हीं की वजह से खड़ा हुआ है, ठीक है। आज हमारी डिफिसिट बहुत कम हो गई है, ठीक है, ये मतलब कि हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा, ठीक है, इन दोनों का आजीवन ऋणी रहेगा, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान इनका ऋणी रहेगा। ये भारत के सपूत हैं, भारत के, इन दोनों को भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है, इनका काम मतलब कि तुल्य है, ठीक। तो ये देख सकते हैं हम कि उस समय क्राइसिस बहुत तगड़ी थी, साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल क्राइसिस भी उस समय बहुत थी, पॉलिटिकल क्राइसिस थी। कोई सरकार वहां पर ज्यादा दिन चल ही नहीं रही थी, कुछ कोई सरकार आती थी,
4 महीना, 6 महीना, साल भर, इस तरह से 2 साल, 1.5 साल, इस समय तक चीज थी। जब सरकारें ही स्थिर नहीं होंगी, जब, तो फिर क्या होगा, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। बहुत ही मतलब कि खराब फेज था अपने जीवन का, मतलब कि इंडिया के इकोनॉमिक लाइफ का बहुत खराब था। इन दोनों के आने से वो क्राइसिस समाप्त हुआ। राव साहब ने वहां पर एक मतलब कि एक अलायंस के तहत पूरे इंडिया में लगभग 14 अलायंस थी शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 अलायंस के तहत इन्होंने एक ग्रुप बनाया और पूरा 5 साल इन्होंने स्टेबिलिटी दिया इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, धन्य है। चलिए आगे चलते हैं हम, है ना। चलिए, अब इसके बाद फिर देखते हैं। अब जैसे हमने बताया, कुछ कारणों पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या वो कारण थे। कारण करता तो हमने पहले ही कर लिए, तो उसी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, हर जगह क्या था, पीएसयूज थे। पीएसयूज क्या थे, हर जगह थे। पीएसयूज कर्मचारी थे, इम्प्लॉय को लग गया, सरकारी नौकरी मिल गई, सिक्योरिटी आ गई हमको, क्या आ गई, सिक्योरिटी हमको आ गई। जब सिक्योरिटी आ गई तो ये लोग क्या कुछ नया नहीं सीखना चाहते थे, नया रेसिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हें पब्लिक पर क्या है उतना ध्यान नहीं देते थे। ठीक, तो ये क्या हुआ, इनका मैनेजमेंट क्या हो गया, इनएफिशिएंट। पहले बैंक खाता खुलाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, हर आदमी अपना खाता नहीं खुलवा सकता था, रूल्स रेगुलेशंस बहुत टाइट हुआ करते थे। ठीक है, तो मतलब तमाम सारे, अब जो आदमी सरकारी नौकरी लग गया तो फिर बस स्कूल में पंडित जी हो गए तो फिर आराम से जाएंगे 10 बजे, 12 बजे जाएंगे, चाहे 1 बजे जाए, मतलब कोई वो नहीं था, अपना सैलरी टाइम पर आना ही आना है। तमाम सारी चीजें थी, हर जगह इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। आज भी है लेकिन आज काफी हद तक कम है। अब तो पीएसयूज का जो वर्क स्ट्रक्चर है, कंपटीशन करना पड़ रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना। पीएसयूज को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहा है, जैसे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए सिटी बैंक है, सिटी बैंक है, सिटी बैंक। ठीक, सिटी एसबीआई को क्या compete करना पड़ेगा, सिटी बैंक से एसबीआई को compete करना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक से, ठीक है, एचडीएफसी से। ठीक है, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अब एसबीआई का जो काम करने का तरीका पहले के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो क्या है, बहुत सुधर गया है, बहुत एफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है ना, तो कंपटीशन से क्या आता है, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी आती। क्यों, क्योंकि कंपटीशन से इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, नई कंपनी आएंगी, मान लीजिए, सॉरी, ठीक है, कंपटीशन से क्या होता है, कंपटीशन आएगा, कॉम्पिटिशन आएगा, कंपटीशन से क्या होगा, जो फॉरेन कंपनी आएंगी, फॉरेन कंपनी अपने साथ क्या लाती है, कैपिटल लाएंगी, कैपिटल लाती हैं, और क्या लाती हैं, टेक्नोलॉजी लाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, कल्चर लाती हैं काम करने का। ठीक है, वो compete करना पड़ेगा आपको, फिर इन सब से आपको compete करना पड़ेगा। इससे क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, तमाम सारी चीजें आती हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा कारण क्या था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। ठीक, और क्या था, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आपका था, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, इनकम आपकी बहुत कम थी, है ना, कुछ ना के बराबर थी आपकी। ठीक है, गवर्नमेंट की जो बारोइंग थी, है ना, डिफिसिट फाइनेंसिंग के लिए बहुत बढ़ गई थी। डिफिसिट फाइनेंसिंग मैंने जो बताया कि वो उसके रिस्पेक्ट में इसकी जो बारोइंग थी बहुत बढ़ गई थी। ठीक, ये मतलब कि इंटरनल बोरोइंग से काम ही नहीं चल रहा था, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल बोरोइंग। तो वो लोग भी बाहर की कंट्री भी नहीं दे रही थी कि आपको दें पैसा। क्यों, क्योंकि क्या पता कि भाई आपका हालत खराब है, पैसा हमारा चुका पाए ना चुका पाए, तो हमारा पैसा भी चला गया। ठीक, चलिए, कोई सपोर्टर भी नहीं था, गारंटर भी नहीं था आपको। ठीक है, अच्छा, अब जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम थे, जो आपको रेवेन्यू आता था, जो आपका बजट से रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू आता था, टैक्स से आप जो रेवेन्यू पाते थे, जो आप पीएसयूज के काम करने से रेवेन्यू जाते थे, वो अब कहाँ चला जाता था, डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका चला जाता था। गरीबी हटाओ, न जाने क्या क्या बहुत से प्रोग्राम आप लॉन्च किए थे, ये पूरा पैसा यहाँ जा रहा था, मतलब खर्च आपका बहुत ज्यादा था ना। आपका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, किससे, इनकम से। ठीक है, एक्सपेंडिचर का पार्ट में कहाँ जा जाता था, कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम में चला जाता था, डे टू डे एक्सपेंडिचर में चला जाता था, तमाम सारे थे। ठीक, एक्सपेंडिचर, उस समय हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बहुत ज्यादा डेट हुआ करता था। डेट हमारा क्या था, ऋण, हम लोग बहुत ऋणी थे। ठीक है, तो हम लोग चुका नहीं सकते थे ऋण, इतना ज्यादा ऋण था। ऋण चुकाने का जो तरीका है, दो ही तरीके थे, कौन कौन से तरीके थे, या कि आप फॉरेक्स से भरें, फॉरेक्स में इतना पैसा आपके था नहीं,
कि आप एक फोर्टनाइट में आप पैसा तक देने के लिए नहीं था, ठीक है ना। दूसरा बोरोविंग का तरीका है, बोरोविंग में इंटरनल कुछ नहीं था, एक्सटर्नल था, तो लोग क्या कह रहे थे नहीं देना है इसलिए कि आप मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई सपोर्टर गारंटर नहीं था, ठीक है, कोई कंट्री तैयार नहीं थी, आईएमएफ वगैरह फिर भी तैयार नहीं थे, तीनों तैयार किया गया था बाद में। ये पूरी कहानी है अब तक की, ठीक है। चलिए, हाँ, और टैक्स स्ट्रक्चर आपका इतना था कि बहुत ज्यादा टैक्स पैसा लग रहा था, टैक्स जो था, इनकम टैक्स क्या था, बहुत ऊपर था, तो जब टैक्स बहुत ज्यादा होता है तो टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जब पूरा पैसा आपका टैक्स में ही चला जाएगा तो फिर आप अपने लिए क्या काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता था, टैक्स इवेजन बहुत था, क्या था, टैक्स इवेजन बहुत था, टैक्स इवेजन बहुत था। अब जो है टैक्स का स्ट्रक्चर 1991 से लेकर के अब तक देखें तो टैक्स का घट ही रहा है, लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है, पर लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक। टैक्स तो घट रहा है लेकिन पे ज्यादा कर रहे हैं, तो मतलब जो कलेक्शन आपका है वो क्या है, बढ़ रहा है, कलेक्शन क्या होता है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। ये एक बहुत बड़ा इश्यू था, ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी तो बार बार कहते हैं टैक्स कम से कम कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, ठीक है ना, तो इससे क्या है, ज्यादा फायदा रहेगा। अब टैक्स स्लैब बजट में हर साल आता है, किसमें कितना लगता है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं, ज्यादा कर देखना है तो, ठीक। हाँ, तमाम सारी चीजें इसी प्रकार की थी। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पीएसयूज जो थे, पीएसयूज का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, पीएसयूज का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। बहुत से पीएसयू क्या करते थे, एक्सपेंडिचर बढ़ गया पीएसयूज का, ये क्रिएट हो गया किसमें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्रिएट हो गए, फिर इन्हें क्या करना पड़ा, या कि मर्ज कर देना पड़ा, या कि मर्ज कर दो, या बंद क्लोज कर दो, ठीक है, या क्लोज कर दो या मर्ज कर दो, ठीक है, या इनकी रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, तमाम तरह की चीजें थी पीएसयूज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, borrowed from countries and international institutions was spent on meeting consumption needs, मतलब जो फॉरेक्स आपका आता था, जो फॉरेक्स आपके पास था, वो कहाँ चला जाता था, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन मीटिंग, मतलब यही कंजम्पशन मीट में चला जाता था, जो आप प्रोग्राम चलाते थे उसमें चला जाता था, उसको पैसे के लिए, लोगों की सैलरी देने के लिए पैसे चले जाते थे, ठीक है। तो बहुत उसमें देखिए पब्लिक सेक्टर का पीएसयू का डोमिनेंस था, डोमिनेंस था, डोमिनेंस में दो चीज हो गया, हर जगह क्या है, यही आपके पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, सर्वेंट हो गए, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पेंशनर हो गए, पेंशनर्स हो गए, तो यहाँ पर ये सैलरी चला गया, यहाँ पर सैलरी चला गया पैसा, यहाँ पर पेंशन में चला गया पैसा, पेंशन देने में, तो मतलब ये है कि खर्चे, ये खर्चे के लिए भी आप क्या करते थे, बारो करते थे, डे टू डे लाइफ को खर्च के लिए बारो करते थे। खर्च आपके में एक्सपेंडिचर बहुत, प्राइवेट बहुत कम से कम था, सरकारी ज्यादा से ज्यादा था, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको खर्चे में चला जाता था, ठीक, समझ पा रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम में चला जाता था, सैलरी में चला जाता था, पेंशन में चला जाता था, सब्सिडी में चला जाता था, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में चला जाता था, ठीक, जो भी पैसा आप लिए तो मतलब कि कंजम्पशन नीड्स में चले जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हाँ, अब कोई तैयार नहीं था आपको पैसा देने के लिए, ठीक है, ताकि आपको पैसा दे तो आपको पैसा लेके उधारी चुकाएं, ठीक है, पैसा लेके उधारी चुकाएं। देख लीजिए कोई तैयार नहीं था, जब मांगते थे आप 100 तो मिलता था आपको 10, ये हालत हुआ करती थी, ठीक है। हाँ, तो अब इंपोर्ट क्या था, इंपोर्ट आपका बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट आपका घट रहा था, इंपोर्ट आपका बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट आपका घट रहा। जब आप अपनी जरूरतें का सामान नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, बाहर से मंगाएंगे तो फिर क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, जब इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका जो रुपया होगा वो डिप्रिशिएट होगा, डिप्रिशिएट होगा क्या, डिप्रिशिएट होगा क्या, रुपया आपका डिप्रिशिएट होगा, मतलब करेंसी की वैल्यू आपकी घटेगी, घटेगी तो आपका एक्सपेंडिचर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट बढ़ेगी, डेफिसिट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो मैं चीजें यहाँ बता रहा हूँ तो पूरा कंसेक्यूटिव अगर लेक्चर्स आप देखेंगे तो बहुत पानी की तरह समझ में आएगा, ठीक है, हर चीज बिल्कुल सीक्वेंस्ड है ना। कहने का मतलब ये इंपोर्ट अगर बढ़ा देते हैं, जब आप घर के अंदर
नहीं है कंजम्पशन के लिए, मैं कहता हूँ मान लीजिए पल्स है, पल्स हमारे आबादी बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारे पल्स पूरे जितना वो प्रोडक्शन होता है उसके लिए पल्स सफिशिएंट नहीं है, तो हमें बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा, तो हो गया इंपोर्ट। इंपोर्ट जब बढ़ेगा तो हमारा जो प्राइसेस है, रुपए का जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होगा। जब कम हो जाता है तो हमारी जो डेफिसिट है, हमारा रुपया कमजोर होगा। जो रुपया कमजोर हो जाएगा, रुपया कमजोर का मतलब ये है कि अगर $1 अभी है 40 रुपए है, तो $1 अभी फिर क्या हो जाए, कमजोर हो गया 50 रुपए हो गया। तो ये जो कर्ज है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए फिर बढ़ रहा है, मतलब कर्जा आपका जो लिए थे वो बढ़ रहा है, चुकाना आपको ज्यादा पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं। अब ये बता रहा है कि उस समय जो फॉरेक्स था, फॉरेक्स भी क्या था, सफिशिएंट नहीं था ना, नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट। ध्यान देना, टू पे द इंटरेस्ट। जो आपने पैसा लिया था, बोरोइंग करके आपने पैसा ले लिया था पहले ही, तो उसको रीपे करना था, खर्चा लोगे तो रीपे करोगे। तो इस रिपेमेंट का जो लोन था, सॉरी इंटरेस्ट था, इसको भी हम इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम इंटरेस्ट पे कर पाए, ठीक है। अब कोई भी कंट्री आपको मदद नहीं करने के लिए तैयार थी, कोई कंट्री तैयार नहीं थी। क्यों तैयार नहीं थी, क्या कारण था कि नहीं तैयार थी, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप पर कर्ज मैं दे रखा हूं, आपसे पहले आपके पास 10 लाख रुपया कर्जा है, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि आप पहले से ही किसी बैंक के 10 लाख के क्या है, कर्जदार है, मान लीजिए SBI के कर्जदार हैं आप फिर मेरे पास आते हैं, तो मैं सोचूंगा ना कि अब 10 लाख तो तुम्हें चुकाया ही नहीं भाई, तो मुझसे भी मांग रहे हो 5 लाख रुपए दे दो, मैं कैसे दे दूं आपको, कभी नहीं दूंगा। यही हालत उस समय भारत का हुआ करता था। पहले से कर्जदार थे हिंदुस्तान, और फिर से लोगों के पास हाथ पसार रहे थे, भाई मुझे पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, हमको फाइनेंस आउट करना है। लोगों ने मना कर दिया। क्यों? बोलते हैं कि मैं दूंगा तब जब मेरी बात मानोगे तब। ठीक, तो आगे देखते हैं कैसे। अब भारत क्या पहुंचता है भारत गया IMF के पास, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। IMF और IBRD के पास गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसे कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास पैसे के लिए गए तो क्या उस समय $7 बिलियन का लोन मिला। क्या मिला? लोन मिला। लोन दो तरीके से मतलब ये मैनेज किया गया, ठीक है। ये कुछ कंडीशन कहते हैं कि अगर आप मेरी कंडीशन मानेंगे तब आपको लोन दिया जाएगा, और लंबे समय तक। अभी कुछ हाल फिलहाल में ही ये पटा है लोन, ना, मतलब 25-30 साल लग गए हैं इस लोन को पटाने के लिए, अब तक इतना लंबा चौड़ा लोन था। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने लोन लिया है, आज भी हमारा 25% जो रिवेन्यू है, जो हम बजट का रिवेन्यू आता है 25%, वो लोन का इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। लोन का इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। समझ पा रहे हैं? इतना लोन है आज भी। उस समय तक बहुत ज्यादा हुआ करता था, आज इतना ज्यादा नहीं है, मैनेजेबल लोन है ये, ठीक है। हाँ, अब 7 बिलियन का इनको मिला। कब मिलता है ये? जब IBRD और IMF का क्या माना जाएगा, इनका बात मानी जाएगी। इनकी बात क्या है? इनकी बात है कि LPG करो, LPG लिबरलाइज करिए। अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके जो कानून बने हुए हैं इतने कठोर, इनको ढीला करिए, सिंपल करिए, ताकि यहाँ पर हर बिजनेसमैन एंट्री कर सके, फॉरेनर्स यहाँ बिजनेस कर सकें। प्राइवेटाइज करिए, मतलब दूसरा है कि हर जगह पब्लिक सेक्टर मत जाए, हर जगह क्या जाए, प्राइवेट जाए, पब्लिक कम से कम रहे, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे। तीसरी बात, ग्लोबलाइज करिए, मतलब पूरे विश्व के लोग, विश्व के बिजनेसमैन आपके यहाँ इन्वेस्ट कर सकें, बिजनेस सेटअप कर सकें, और आप भी बाहर जा सकें। दोनों चीजें हैं, लेकिन फायदा बड़े लोगों को ज्यादा होता है, छोटे लोगों को कम होता है, ठीक है। ये था। एक्चुअली मैं आपको और बता देना चाहूंगा, यहाँ पर 1993 शायद है, शिकागो सम्मेलन था, 91 या 93 ऐसे है। विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पूरा विश्व क्या है, एक ग्लोबल विलेज है। क्या बोला था? विवेकानंद कितने बड़े विजनरी थे। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने तब बोल दिया था कि पूरा विश्व क्या है, एक विलेज है, एक गांव है। आज देखिए, आज मतलब मैं कहूंगा कोरोना जो महामारी है, कोरोना महामारी है,
अभी तक तो सामान इंपोर्ट हुआ करता था, अब बीमारी भी इंपोर्ट होना शुरू हो गई है, ठीक है। और कोरोना के आने से पूरा विश्व थम गया। थम गया मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, बिल्कुल कहां से कहां पहुंच गई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका, एलपीजी का। अभी तक एलपीजी से मतलब आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट हुआ करते थे, बीमारियां भी इंपोर्ट होने लगी हैं। पूरा विश्व एक गांव बन गया है, पूरे जगह मतलब क्या था, रिस्ट्रिक्शंस थे, एक साथ रिस्ट्रिक्शंस, पूरा विश्व थम गया, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तमाम सारी हो गई चीजें, ठीक। तो ये कुछ क्या थी, कंडीशंस थे, ठीक है, कि ऐसा करिए तब हम चीजों को आपको मदद करेंगे। ये राव और मनमोहन जी ने ये रिस्क लिया और इंडिया को आज जहां पर हम खड़े हैं इनका योगदान है। इंडिया टू लिबरलाइज अप एंड एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइज करिए, ठीक है। रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये है प्राइवेटाइजेशन का मतलब है, ठीक है। रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, मतलब फेरा को भी आप क्या करिए, अमेंड करिए, फेरा को भी करिए और एमआरटीपी को भी करिए, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। हाँ, इसको भी आप क्या करिए, टर्मिनेट करिए, ठीक। कहने का मतलब ये। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, डॉक्टर साहब हैं ये, ठीक है। हर हिंदुस्तानी इनका आभारी है, ठीक है। भारत के सपूत डॉक्टर साहब, इनको बिना पार्टी से देखें, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल देखें, किसी पार्टी से लिनिएज होके मत देखें, ठीक। इट रेफर्स टू ऑनगोइंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिलैक्सेशन स्टार्टेड इन, तमाम सारी चीजें मैं आपको बता ही दिया हूं। इसके लिए एक पॉलिसी लाई गई, उस पॉलिसी का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इंडिया एग्री हुआ, भाई मैं आप सबकी सब कंडीशन मानता हूं, क्यों, क्योंकि देश चलाना है, देश चलाने के लिए जैसा आप कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का दोनों ने बात मानी और बोला, आईएमएफ ने कहा कि भाई कैसे मानोगे, कुछ लिखित लाओ। तो फिर ये एक न्यू पॉलिसी लाते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए हैं, ठीक। तो इसके आधार पर ये फिर इनको पैसा रिलीज करते हैं, ठीक। अब इसमें से मेजर रिफॉर्म्स है, धीरे धीरे हम देखेंगे, एक एक सेक्टर वाइज देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें से यही, इसका मतलब यही था, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लाना था इकोनॉमी में, ठीक है। और जो भी बैरियर्स है उसको हटाने थे ताकि ग्रोथ हो सके, है ना। चलिए अब देखिए आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब जो थे इसमें से दो तरीके थे, दो ग्रुप था, एक तो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो होता है लॉन्ग होता है, किसी कंपनी को अगर आप बदलना है तो एक दिन में नहीं बदल जाती, जैसा आपने कहा तुरंत बदल दिया, ठीक है। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि आपने एक कॉपी लिखी है, इसमें से लिखा है इसको इसको बदल दीजिए, तो ये जो है जल्दी चेंज हो जाता है। तो मतलब जो स्टेबलाइजेशन स्कीम थी ये था शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म था, ठीक है, शॉर्ट टर्म था ये लिबरल स्टेबलाइजेशन स्कीम। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक के लिए होता है, समझ पा रहे हैं। चलिए, स्टेबलाइजेशन का है मतलब कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो क्राइसिस आ गई है उसे दूर करते हैं, तो जल्दी हो जाएगा, एक साल का बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होता है, एक साल का ही होता है, ठीक है ना। आइए, तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक साल का होगा तो हमारा जो यहाँ से आपको वो मिलेगा, स्टेबलाइजेशन का जो स्कीम होगी वो हमारी शॉर्ट टर्म होगी कि एक साल में जल्दी से इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्कीम आई, स्टेबलाइजेशन स्कीम आई। ये शॉर्ट टर्म है, जैसे इन्फ्लेशन अभी आप देखते हैं हर तीसरे चौथे महीने क्या होता है, इसको रिव्यू किया जाता है ना। अब तो बहुत मतलब दिमाग, मतलब कि एक डिपार्टमेंट ही पूरा बैठा है इन्फ्लेशन को मेजर करते हुए बैठा हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजेशन स्कीम लाई गई। अब ये स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, कैसे इसको करेंगे, तो वो सब चीजें वो कैसे करेंगे, वो हम पैसा लाएंगे कहां से, आईएमएफ जो कर्जा देगा, वो कर्जा कहां गया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये क्या करते हैं, कर्ज दिए स्टेबलाइजेशन के लिए, हम जो ये हमको एक फंड देते हैं, मान लीजिए फंड दिया, ये हम कहते हैं लोन ही दिया, लोन दिया, तो इसका एक पार्ट स्टेबलाइजेशन में चला जाएगा,
स्टेबलाइजेशन में चला जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज में चला जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टेबलाइजेशन में क्या चला जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को चुकाने में चला जाएगा। जो डिफिसिट बन गई तो पैसा लाके यहाँ डाल देंगे तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो हो जाएगा। और इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन थी किस वजह से थी, लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए दाम बढ़ रहा था, तो फिर वो चीजें हम मैनेज करेंगे इससे भी, है ना। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और नया प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करेंगे, प्राइवेट पीपीपी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तमाम सारी चीज नई नई चीजें, तो उसके लिए भी पैसा लगता है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, बहुत सी स्कीम जो चल रही है आउटडेटेड उनको रिजेक्ट करेंगे, कुछ नई नई स्कीम और जोड़ेंगे, और कौन सी बहुत सी स्कीम्स को डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम मर्ज कर देंगे आपस में, 2-3 स्कीम को आपस में मर्ज कर देंगे, उनके लिए भी पैसा चाहिए, तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, उस समय जो है इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए इन्फ्लेशन क्या था, इन्फ्लेशन बहुत था, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हुआ, प्राइस बढ़ जाना। लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था और मांग बहुत थी, तो जिनके पास पैसा था दे दिया करते थे, तो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा हुआ करते, तो मार्केट इन्फ्लेशन को करना है कंट्रोल, तो कैसे कंट्रोल करेगी, आरबीआई के थ्रू। फिर मार्केट में जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा डालेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो इससे पैसा हटाएंगे। पैसा ही नहीं था, अब पैसा आ जाएगा, तो पैसा आ जाने से और भी बैंकों को फिर खोला जाएगा। बैंक में मार्केट में कैसे पैसा डालेंगे, मार्केट में अगर आपको पैसा डालना है मार्केट में तो बैंक चाहिए ना, बैंक में चाहिए, बैंक चाहिए। फिर आता है आपकी नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2 आता है, धीरे धीरे आएगा। ठीक, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आएगा, तमाम सारी चीजें, तो फिर यहाँ से हम डील करें। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म में बता दिया आपको। ठीक है, तो तमाम सारी चीजें हम, अब इसमें क्या करना पड़ा, लाइसेंस राज था, बिना लाइसेंस के बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते थे। दूसरा था आपका ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, हर बात के लिए मुझे कहा जाना है, ब्यूरोक्रेसी जाना है, जब ब्यूरोक्रेसी हाँ कहेगी तब आप नया बिजनेस कर सकते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशंस को हटाया गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को क्या एंट्री कर दी गई, कुछ सेक्टर को छोड़ दिया गया उस समय, डिफेंस वगैरह सेक्टर थे जहां पर इनकी एंट्री नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम सेक्टर्स में खोल दिया गया, है ना, कि अब प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आए और क्या करें, बिजनेस करें। ठीक है, उसी के चलते फिर आए देखे हैं आप, HDFC बैंक आया, तमाम प्राइवेट बैंक आए तब, है ना, एक रिफॉर्म तब उसके तहत हुआ था। ठीक है, अच्छा, ठीक, चलिए देख लीजिए, ये पूरा लाइसेंस सिस्टम है, लाइसेंस राज है। ठीक है, शुरू से ही था लाइसेंस राज, आपका 1947 से लेकर के 1991 तक था, 90 तक कर दीजिए, तब तक था, नहीं 50 साल लाइसेंस राज चला आपका। इकोनॉमी कितनी पीछे चली गई, ठीक है ना। सगला काम, पूरा काम क्या करता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी टाइप की अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी का नेचर सोशलिस्ट के आसपास मिलता जुलता था। ठीक है, तो इसे हटा के अब कैपिटलिस्ट कर किया जा रहा है। अब तो यार जॉब भी धीरे धीरे जा ही रही है, अब तो रेलवे को ही प्राइवेटाइज किया जा रहा है, स्टार्ट हो गया रेलवे प्राइवेटाइज होना। ठीक है, और जैसे आपने देखा ही है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके भी शेयर्स ऑलरेडी बेचे जा रहे हैं, कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो मतलब पूरा ही पूरा कंट्रोल मुझे लगता है प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाएगा। फिर जब प्राइवेट के हाथ में आ जाएगा, प्राइवेट जो हाउसेस हैं वो अपने हिसाब से रेट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो भी दिक्कत है। चलिए भी देखते हैं कैसे है, पर हम अपनी डिस्कशन को केवल एनसीईआरटी तक ही रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी एम्ड एट ग्रेटर फ्रीडम, कैसा फ्रीडम चाहिए, ग्रेटर फ्रीडम फॉर डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना है इसके लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम चाहिए, जो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था कि MRTP और इसमें सुधार लाया गया। ठीक, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा रोल बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं कि हर जगह होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि प्राइवेट का शेयर जो है लगातार बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का शेयर धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, पहले बैंकों में 75% प्लस हुआ करता था गवर्नमेंट का शेयर, अब धीरे धीरे ये शेयर क्या घटना शुरू हो गया है, लगभग 50% या इससे भी कम आ जाएंगे, जो भी है। ठीक, कहने का मतलब ये धीरे धीरे अपना शेयर कम कर रहे हैं। ठीक, चलिए
हाँ प्राइस रेगुलेशन अब क्या हुआ, मार्केट बेस्ड हो गया है। अब क्या है प्राइस रेगुलेशन, आपने पहले देखा है। अब प्राइस रेगुलेशन ये मार्केट तय कर रहा है, आप आए हम आए, भाई भाई साहब कितने का है ये, आपने कहा कि भाई 20 रुपए पर केजी है समथिंग, मैं बता रहा हूँ। बहन जी बोलती है नहीं 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 15 से ज्यादा नहीं दूंगी। भाई साहब ने कहा नहीं बहन जी इतने में नहीं पड़ते, तुमने खरीदा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं 16 रुपए पर केजी दे, मतलब अब मार्केट तय करेगा। ठीक है, ठीक। ये तमाम सारी चीजें छोड़ दिएगा। नहीं पहले क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1 दर्जन केले का दाम कितना है, 10 रुपए मान लो। ठीक है, 1 दर्जन केले का दाम, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में यही रेट से बिकेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं मैं कि फिक्स रेट और मतलब कि मार्केट रेट में क्या फर्क होता है। ठीक है ना, चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा और। अब देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाया जाए ताकि क्या हो, अट्रैक्शन हो और फॉरेन कंट्री यहाँ आए। मतलब आप निवेश पॉलिसी ऐसे बनाइए कि आपका एफडीआई और एफआईआई क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, आपके यहाँ जब इन्वेस्टमेंट होगा तो ये लंबे समय के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट कितना होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पर जॉब जनरेशन होगा, कंट्री में क्या होगा, जॉब जनरेशन होगा। ठीक है, जब जॉब जनरेशन होता है लोगों की इनकम बढ़ती है, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेगी, तो उनकी स्टैंडर्ड लाइफ भी बढ़ेगी। ठीक है, तमाम सारी लोग समृद्ध होंगे। ठीक, तो ये हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाइए, लिबरल पॉलिसी बनाइए। ठीक है, ताकि सभी लोग आ जाएं। उसके लिए वही 3 चीजें बनी, लिबरलाइजेशन, रूल्स रिस्ट्रिक्शंस में लिबरल करिए, उन्हें हल्का करिए। ठीक, पब्लिक सेक्टर का रोल कम करिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ये तमाम सारी शर्तें हुई। ठीक, अच्छा। अब गवर्नमेंट इनिशिएट किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे प्रोसेस को जो अपने एनईपी प्रोसेस लाई, इनको 3 हेड के अंतर्गत किया, लिबरलाइजेशन में लाया, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो रिफॉर्म हुआ अंडर 3 हुआ, ये गवर्नमेंट लाई, इसी के तहत नई पॉलिसी बनाई 1991 में, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। आगे आते हैं। अब देखिए क्या है हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ठीक है, हाँ देखते हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी का मतलब हुआ डी लाइसेंस करिए, जो आपका ये पंचायत सॉरी लाइसेंस राज है, लाइसेंस राज को समाप्त करिए, लाइसेंस राज को आप क्या करिए, समाप्त करिए, डी लाइसेंसिंग करिए। कुछ सेक्टर ऐसे छोड़िए जहां पर जरूरत है वहां पर लिया जाए, पर नॉर्मली जो है हर काम के लिए जहां पर लाइसेंस देने की जरूरत थी वहां पर मत करिए। ठीक, आप जैसे आप जाते हैं बैंक में खाता खुलवाने, खट से खुल दिया जाता है खाता, पहले लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, पहुंच वाले और रसूख वाले तो तुम्हारा खाता खुलेगा। तो बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई हैं। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन हटाइए, रूल्स रेगुलेशन हटाइए। ठीक है, इकोनॉमी में प्राइवेट को प्रमोट करिए, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट को प्रमोट करिए। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट जब बढ़ाएंगे तब ना हमारे पैसा आएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा, इम्पोर्ट अगर ज्यादा करेंगे तो हमारे जेब से पैसा जाएगा। हमें ये बढ़ाने की उम्मीद है। जब एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, 2 तरीके से हो सकता है, या कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक कंपनियां बढ़ाएं, या कि नई कंपनी आए, फॉरेन कंपनी आए। ठीक है, फॉरेन कंपनी कब आएंगे, जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का रूल्स क्या होंगे, इजी होंगे, सरल होंगे। ठीक है, जब इजी होंगे तभी ये कंपनियां आएंगी, इनको फायदा होगा, तब जब फायदा होगा तो फिर ये कंपनी यहाँ सेटअप करेंगी, लोकल भी करेंगे, फिर दोनों मिलके चीजों को बेचेंगे। जैसे अभी का बता रहा हूँ, मान लीजिए हुंडई यहाँ कार बनाती है हिंदुस्तान में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुंडई ने किया है हिंदुस्तान में कार बनाने की, और इन कार को बांग्लादेश में बेच लिया, नेपाल में बेच लिया, भूटान में बेच लिया। ठीक है, श्रीलंका में बेच लिया। ये ज्यादा आसान पड़ गया ना इंडिया यहाँ कार बना के बेचना। जापान में बने, फिर वहां से सबको ट्रांसपोर्ट होती, इंडिया में से ये चीजें आसान हो जाती हैं। तो वो एन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण ही ये पैसा, ठीक है, अभी ये हुआ है, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाता। ठीक है ना, चलते हैं आगे। आप देखते हैं थोड़ा सा, तमाम सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा थोड़ा एक बार निगाह मार लेते हैं और देखिए क्या क्या चेंजेस हुए थे। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पूरा लाइसेंस ही था 1990 के पहले में, तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसमें से में क्या था कि पूरी तरह से लाइसेंस जो है अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन कुछ सेक्टर्स में रखा गया था। कुछ कुछ सेक्टर कौन से थे, एल्कोहल था, सिगरेट था,
हजार्डस केमिकल्स था, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, एरोस्पेस था, अब तो प्राइवेटाइज कर दिया गया ना, ड्रग्स था और फार्मास्यूटिकल्स था। ये नोट कर लीजिए, पीटी का पॉइंट बन जाता है यहाँ से। ठीक, पीटी का पॉइंट यहाँ से बनता है, पीटी पॉइंटर है यहाँ पर। ठीक, इन सेक्टर्स को अभी भी सरकार का नियंत्रण था, लेकिन अब तो धीरे धीरे ये चीजें भी आपकी डिरेगुलेट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। और उस समय क्या था कि प्राइवेट जो सेक्टर थे डिफेंस में अलाउड नहीं थे, लेकिन और कौन से वहां भी रिस्ट्रिक्शन था। डिफेंस में नहीं था प्राइवेट, एटॉमिक एनर्जी में नहीं थे प्राइवेट, और रेलवे में नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ भी दरवाजे खोले जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या था। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब क्या है, रिजर्व डी रिजर्व कर दिया गया। पहले क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रेगुलराइज्ड थी, रेगुलेटेड थी, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब हर चीज मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब पहले क्या था कि पूरा जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग था किसके हाथ में था, आरबीआई के हाथ में था। सभी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता था आरबीआई, लेकिन अब क्या है, अब सभी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। अब आरबीआई ने भी नाबार्ड वगैरह बना दिया है, सिडबी बना दिया है ना, तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं ताकि वो करे। अब आरबीआई क्या है, अब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो आरबीआई के बिना भी, कंसल्ट के बिना भी काम किए जा सकते हैं। जैसे नाबार्ड को बना दिया तो नाबार्ड अपना देखते हर बात के लिए अब आरबीआई के पास दौड़ाना है। ठीक है, बंद तो पहले ही गया था, पर ये कि थोड़ा सा ज्यादा ठीक हुआ, रोल ज्यादा बढ़ गया है ना। और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए पहले आरबीआई सब कुछ देखता था, फिर अब मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट देखने लगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कह देते हैं कि हाँ भाई, अब रूल्स रेगुलेशंस आप भेजिए, टेंडर हो जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। अगर बहुत क्रिटिकल इशू आता है तब आरबीआई को कंसल्ट किया जाता है। अब काफी चीजें लिबरलाइज कर दी गई हैं। चलिए, पहले प्राइवेट बैंक थे नहीं, अब प्राइवेट बैंक हैं। देख लीजिए, प्राइवेट बैंक इसी के तहत न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण ही प्राइवेट बैंक की एंट्री हुई है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है ना, और चीजें अब धीरे धीरे बढ़ा ही रही है सरकार। प्राइवेट बैंक भी आए, फॉरेन बैंक भी आ रहे हैं, सिटी बैंक वगैरह हैं, एचएसबीसी है, तमाम सारे बैंक नए नए आ रहे हैं। ठीक है, मैं 1991 की पॉलिसी को ले रहा हूँ इसलिए कि इसमें भी अभी भी सुधार हो रहा है। बैंकिंग पॉलिसी में अपने यहाँ अभी भी सुधार है। मैं उसे जब एडवांस पढ़ाऊंगा तो उससे चीजें ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ पर एफआईआई, मर्चेंट बैंक आर नाउ अलाउड। अब ये क्या है, अलाउड है। ठीक है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में अलाउड है। पहले क्या करता था, ये सब चीजें कौन देखता था, आरबीआई करता था। ठीक है, फिक्स करता था, इंटरेस्ट रेट आरबीआई करता था। ठीक है, किस सेक्टर में कितनी लेंडिंग करना ये आरबीआई करता, मतलब आरबीआई का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था। अब धीरे धीरे आरबीआई का भी रोल कम किया गया है। ठीक है ना। रूल्स रेगुलेशन बना दिया गया है कि भाई इस सेक्टर में फला परसेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट, तो हो जाएगा, है ना, आरबीआई को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, पहले इन्वॉल्व नहीं थे, पहले एफआईआई फाइनेंशियल मार्केट में नहीं जा सकते थे, फाइनेंशियल मार्केट में नहीं जा सकते, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट में नहीं जा सकते थे, बॉन्ड परचेज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सब कर सकते हैं। आपने देखा, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, पेंशन फंड में निवेश किया जा सकता है ना, फॉरेनर्स भी कर देते हैं। पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। अब देखते हैं टैक्स को रिफॉर्म किया गया। टैक्स को, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि टैक्स बहुत ही, इनकम टैक्स पहले बहुत लगता था, अब धीरे धीरे इनकम टैक्स लगातार घट ही रहा है। और रिसेंटली जीएसटी को भी रिफॉर्म किया गया, बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया गया, है ना। हाँ, तो जो टैक्सेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म किए जाते हैं वो क्या हो जाती है, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म हो जाता है। किसमें होता है, फिस्कल पॉलिसी में रिफॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक का रेवेन्यू अगर स्टडी की जाती है, इसमें कोई चेंजेस लाया जाता है तो फिस्कल पॉलिसी ले आता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि कितना हमने अर्न किया और कितना हमने एक्सपेंड किया। जिस पॉलिसी में इसका स्टडी की जाती है ना, तो कौन सी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। तो देखते हैं, ये वही है कि 91 से आपका डायरेक्ट टैक्स लगातार घट रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये मान के चला जाता है कि
अगर टैक्स लेवल मॉडरेट होगा तो सेविंग्स बढ़ेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इंटरनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हाँ। अब पहले कारपोरेशन टैक्स बहुत हुआ करता है, ये भी कारपोरेट टैक्स अब घट के 25-28% आ गया है। ठीक है, बहुत घट रहा है। तो जब टैक्स घटेगा तो कलेक्शन ज्यादा होगा तो सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा तो नया जॉब जनरेशन होगा तो इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर होगा, तमाम सारी चीजें हैं। ये सर्कुलर है, हर चीज क्या है, सर्कुलर है। ठीक, जैसे कैसे मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए कारपोरेट टैक्स घट गया, जो पैसा बच जाता है टैक्स नहीं दिया जाता, उससे हो गया इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया तो लोगों का जॉब जनरेशन बढ़ गई, जब लोगों की जॉब जनरेशन बढ़ गई तो इनकम भी बढ़ गया, जब इनकम बढ़ गया तो लोगों की सेविंग्स भी बढ़ गई, जब लोग सेविंग्स ज्यादा करने लगे, बॉन्ड वगैरह खरीदने लगे, सेविंग्स बढ़ गई। ठीक, बॉन्ड खरीदने लगे तो इन्होंने फिर पैसा फिर बॉन्ड में लगा दिया, मान लीजिए बॉन्ड खरीद लिया, तो बॉन्ड खरीदा तो फिर क्या हुआ, फिर से जब बॉन्ड खरीदा तो फिर प्राइवेट हाथ या सरकार के पास पैसा ज्यादा है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कहाँ से गाड़ी चली थी, इन्वेस्टमेंट से चली थी, तो इन्वेस्टमेंट पर फिर से आ गई। ठीक, चलिए, रिफॉर्म हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए 2016 में जीएसटी है ना पास हुआ, अब तो ये जुलाई से इफेक्टिव भी हो गया। पास होना और इफेक्टिव होने में फर्क है। पास होना मतलब इस तारीख को ये क्या हुआ, जीएसटी 2016 में पास हुआ है, अभी लागू नहीं किया गया है। लागू कब किया गया, जुलाई 2017 में लागू किया गया है। ठीक, हाँ, इससे ये लिखा गया कि भाई एक देश हो, एक टैक्स हो और एक मार्केट हो, मतलब ये नहीं कि अलग अलग 10-50 टैक्स लग जाए उसमें, हर प्रदेश में अलग अलग टैक्स रहे, मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो टैक्स का नेचर सेम है ना, स्लैब सिस्टम है, 5%, 10%, मतलब तमाम सारे स्लैब बना दिए गए हैं, उसमें से आइटम्स रख दिए कि इस आइटम को इस कैटेगरी में रखा गया है, तो उसके तहत उसको उतना टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, जब हमका टैक्स कम भरना होगा, लोग ज्यादा टैक्स देंगे तो कलेक्शन ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, टैक्स रेट अगर कम होता है तो लोग, पीपल पीपल क्या है, ज्यादा टैक्स टैक्स कलेक्शन क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। अब टैक्स कलेक्शन बढ़ा मतलब रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू ज्यादा हो गया, जब रेवेन्यू ज्यादा हो गया, सरकार के पास ज्यादा आ गया तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा, सरकार फिर एक्सपेंडिचर करेगी, दो तरीके से करती है, एक सोशल एक्सपेंडिचर कर सकती है और एक मान लीजिए फाइनेंशियल कर दी, मतलब मुझे पैसा बना ली, नए नए पीएसयूज खोल दिया, तमाम सारे इन्वेस्ट। सोशल का मतलब है कि वुमेन के लिए स्कीम बन गई, चाइल्ड के लिए बन गई, वल्नरेबल सेक्शन के लिए बन गई, तमाम सारी स्कीम्स बन गई। फाइनेंशियल के लिए क्या होता है, जैसे आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, तो इससे फिर से क्या हुआ, जॉब जनरेशन हो गया। ठीक है, जॉब जनरेशन हो गया तो लोगों को यहाँ से इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर सेविंग्स बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी तो फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर जॉब जनरेशन हो गई, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि टैक्स कम करने से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना, उससे इकोनॉमी को हमारे फायदा ज्यादा होता है। चलिए, सिंपली ये है आपका 91 में क्या हुआ था, उस समय जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी, तो रूपी क्या हुआ था, डिवैल्यूएट हो गया था, है ना, क्यों, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ गया था, इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट घट गया, तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, घट गई। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो रुपी आपका क्या होती है, रुपी मजबूत होती है, रुपी की वैल्यू क्या होगी, मजबूत होगी, है ना, तो कमजोर आदमी को तो सब कोई मार लेता है। अच्छा, अब देखिए इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैंने वही बताया कि ठीक है, predetermination of rupee value in foreign exchange market from government control. Market determines exchange rate based on demand and supply of foreign exchange. तमाम सारी चीजें हम देख लिए हैं कि अब मार्केट में पहले गवर्नमेंट डिसाइड करता था, लेकिन ये NE न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद ये पूरा कौन डिसाइड करने लगा है, मार्केट डिसाइड कर रहा है। मार्केट क्या करता है, यही डिसाइड करता है मार्केट, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट वगैरह सब कौन डिसाइड करेगा, मार्केट करेगा। एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा, मार्केट, इसको एक्सचेंज रेट को पहले कौन करता था, फिक्स्ड हुआ करता था, पहले फिक्स्ड था, फिक्स्ड कौन करता था, गवर्नमेंट करती थी,
अब हम लोग कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं? मैनेज्ड एक्सचेंज फॉलो करते हैं। मैनेज्ड मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है लेकिन बहुत कम है, पूरा कौन देखेगा? मार्केट। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये तो करना पड़ेगा कि रूल्स रेगुलेशंस लिबरलाइज करने पड़ेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, है ना। ठीक है, टेक्नोलॉजी की लाएंगे तब भी तमाम सारी चीजें मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी भी नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी प्रमोट करेगा, फिर एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा। जैसे आज देख लीजिए पेटीएम आ गया, गूगल पे आ गया, अमेजन आ गया, कितना कंपटीशन बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ, तो बहुत ही इफिशियंट हो रहे हैं हम लोग अब। ठीक, अब क्या करना है, जैसे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, ठीक है, लगा दिए जाते थे। उस समय क्या हुआ करता था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती थी। जिससे क्या होता था, जो चीज यहाँ पर डंपिंग है तो उसमें प्रोडक्ट क्या महंगे हो जाते थे। अभी भी खैर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई तो फिर यहाँ पर ये तय किया गया कि नहीं भाई, अब बाहर से जो चीजें आएंगी उसमें आप बहुत ज्यादा डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। जो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो भला कंट्री भी आपके प्रोडक्ट पर डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएगी। जैसे मान लीजिए हम इंडिया है और ये यूएस है, ये हम 1991 के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले की बात, यहाँ से खूब मार्केट का सामान हमारे इंडिया में आया तो हमने क्या किया, इसमें डंपिंग ड्यूटी लगा दी। डंपिंग ड्यूटी लगा दिया तो यह इसके प्रोडक्ट हो गए महंगे। जब महंगे हो गए तो इनको लिया कोई नहीं, तुम्हारा ही एक्सपोर्ट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसी को लोग लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब नाउ अब क्या किया गया, अब जो यूएस के हैं यहाँ पर आ रहे हैं तो एक हद तक ही आप डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन वो लोग मानते नहीं, लगा देते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये प्रावधान है कि एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, या कि फिर नहीं तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में मामला चला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट में मामला चला जाता है या आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एट, इन चीजों को लिया गया था, डिसमेंटल किया गया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाना जो मैं अभी बता दिया हूँ कि आप डंपिंग ड्यूटी वगैरह हटा दें। ठीक है, ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में। ठीक है, तो दूसरे जब आप नहीं लगाएंगे तो सामने वाली कंट्री भी नहीं लगाएगी। दूसरा, जो आपको टैरिफ रेट का रेट है, जो आप टैरिफ लगाते हैं अपने प्रोडक्ट पे, जो आप बाहर अंदर बाहर आते हैं प्रोडक्ट, तो वो आप कम करेंगे। ठीक है, और लाइसेंस को आप क्या करेंगे, पूरी तरह से हटा देंगे। ठीक है, लाइसेंस राज को हटाने की कोशिश करेंगे कम से कम। अब देखिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड, इंपोर्ट की जो लाइसेंसिंग है, ठीक है, बहुत से सेक्टर में कर दी गई है कम। लेकिन यहाँ पर हजार्डस और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज को छोड़ के, पीटी पॉइंटर क्या है ये, पीटी पॉइंटर। ठीक, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर आल्सो फुली रिमूव्ड फ्रॉम, सबसे कर दिया गया था। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड ऑन इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट, ये भी किया गया, ये भी किया गया। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम रोज सुबह 8 बजे मिलेंगे इसी चैनल पर, मतलब B2M पर, और यहाँ पर पढ़ने के बाद हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे चैनल क्वेस्ट पे। ठीक है, जो जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसी का मैं वहां पर टेस्ट लूंगा, तो आप एक बार पढ़ने के बाद यहाँ से वहां आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो एक बार और देख लीजिए या किताब में पढ़ लीजिए। किताब पढ़ने के बाद टेस्ट में प्रैक्टिस जरूर कर लें, अपने पढ़ाई को कंसोलिडेट करें। ठीक है, आत्मनिर्भर बने, जागरूक बने। ठीक, अगर ये आपका सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगर कोई कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप AASH कोड का इस्तेमाल करिए और 10% डिस्काउंट मिले। और इस चैनल पर तमाम सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कौन सी क्लास कब चालू होने वाली है, कहाँ पर मैं क्लास लेने वाला हूँ, पूरा PDF मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। तो आप इसे ज्वाइन करें और अधिक से अधिक चीजों को ग्रैब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप बढ़ें, देश बढ़े। धन्यवाद।